नमस्कार, मैं हूं शोभित वर्मा और आप देख रहे हैं आईफा। आईफा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हाँ, हम उस मुद्दों की बात करते हैं जो जन समस्याओं से जुड़े हों और प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं। और इसी घड़ी में आज हमारे साथ राजीव चौधरी जी हैं। जी, ये कांग्रेस के हरिद्वार ग्रामीण कार्यकारी अध्यक्ष हैं और भावी प्रत्याशी भी हैं, प्रमुख दावेदार भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। राजीव जी, आपका आईफा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राजीव जी, आप हरिद्वार ग्रामीण से प्रमुख दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी से। तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको लगती हैं, ऐसी कौन सी प्रमुख 10 समस्याएं जो आपको इस ग्रामीण क्षेत्र में लगती हों? 10 नहीं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। और उत्तराखंड निर्माण के बाद जब ये विधानसभा वजूद में आई, पहले 10 वर्षों में यहाँ लालढांग नाम से ये विधानसभा थी और बहुजन समाज पार्टी के विधायक हाजी तस्लीम जी यहाँ 2 बार विधायक चुने और 10 साल तक उन्होंने यहाँ विधायकी की। उसके बाद नए परिसीमन में ये विधानसभा थोड़ी छोटी हुई और इसका नाम हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के नाम से हुआ। राजीव जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आप किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं मुद्दों को, जो मेरे जो प्रमुख मुद्दे हैं, 2012 के बाद 2012 में भी मैं यहाँ पार्टी से मैंने टिकट की डिमांड की थी। उस समय मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, उससे पहले था। तो मेरे सब साथी चाहते थे कि मुझे यहाँ लड़ाया जावे एक नौजवान प्रत्याशी के रूप में। लेकिन उस समय वही कई बार क्या होता है राजनीति में कि कास्टिज्म और धर्म को प्रत्याशी को एडजस्ट करने के नाम पर, एक अंसारी प्रत्याशी में लड़ाने के नाम पर उस समय मुझे मना कर दिया गया कि यहाँ पर अंसारी की डिमांड है, उनका हक बनता है, उनको लड़ाया जाना चाहिए जी। लेकिन 2017 में खुद चीफ मिनिस्टर लड़ने आ गए, तो उस समय भी हम लोगों को पीछे धकेल दिया गया। इस बार 2-2.5 साल हो गए हैं जब यहाँ इस क्षेत्र में हरीश रावत जी चुनाव लड़के चले गए और उन्होंने उसके बाद इस क्षेत्र में हारने के बाद फिर दोबारा से लोगों से संपर्क नहीं किया। तो मैंने इसकी ज़रूरत समझी और मैं क्षेत्र में लोगों के संपर्क में आया। जब संपर्क में आया तो नए तरीके से समस्याएं देखने को मिली। एक दिन शाम को कोई 8 बजे करीब मैं लालढांग से वापस आ रहा था, तो एक प्राइवेट बस वहाँ लालढांग में पहुँची और उसमें से बहुत सी महिलाएं, नौजवान उसमें से उतर रहे थे। तो मैंने पूछा, भाई ये इस समय बस यहाँ बस चलती है, इस समय बस कहाँ से आई है? तो शोभित जी, वो बस सिडकुल से वर्कर्स को लेकर वहाँ गई हुई थी जी। एक चीज़ मैंने वो महसूस की कि लालढांग क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार करने के लिए सिडकुल जाना पड़ता है, जिसकी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास उसकी दूरी बैठती है। वो सुबह भी 2 घंटे पहले तैयार होना पड़ता है उन्हें जाने के लिए और शाम को भी 2 घंटा लेट आते। तो 8 घंटे की अगर ड्यूटी करें तो 4 घंटे तो उनके आने जाने में ही उसमें बर्बाद होते हैं। दूसरा, जो प्राइवेट कंपनियों में सैलरी मिलती है उसकी आधी से ज़्यादा सैलरी उनकी किराए में चली जाती है। तो वहाँ के जो नौजवान युवक और युवतियाँ हैं जो रोजगार की तलाश में सिडकुल की तरफ आते हैं, तो उनको जो मिलना चाहिए उनका उचित वो नहीं मिल पाता है, मेहनताना, उसका ज़्यादा खर्चा उनका वैसे ही हो जाता है। तो मैंने उस समय एक डिमांड की थी कि लालढांग और गैंडी खाता और श्यामपुर के आसपास कुछ इंडस्ट्रियां ऐसी लगनी चाहिए जिनसे इस क्षेत्र के नौजवान, बेरोजगार नौजवान युवक और युवतियों को यहीं पर रोजगार दिया जा सके, ताकि उनका समय भी बचे और उनका पैसा भी उनके काम आवे, उनका बचे, वो केवल किराए में बर्बाद ना हो। तो एक ये मुद्दा हम लोगों ने उस समय उठाया था और आज तक हम इस मुद्दे को उठाए हुए हैं कि अभी हमने डिमांड की थी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो अभी कुछ दिन पहले एक चिट्ठी विधायक जी ने जारी की कि मैं सिडकुल की स्थापना यहाँ करा रहा हूँ। अब वो पता नहीं उनकी चुनावी की स्टंट है या क्या है, वो तो पता लगेगा, क्योंकि आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले इस तरह की घोषणाएं करना, और आप 9 साल से 10 साल से आप विधायक हैं, 10 साल से आपने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया, तो ये एक चुनावी स्टंट है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और मुझे कांग्रेस पार्टी ने लड़ने का मौका दिया और मुझे यहाँ के क्षेत्र की जनता ने मुझे अगर आशीर्वाद दिया, विधायक चुना, तो मेरी पहली प्राथमिकताएं ये होंगी कि एक अस्पताल वहाँ बने और यहाँ कुछ इंडस्ट्रियाँ श्यामपुर और लालढांग गैंडी खाता के आसपास ऐसी लगें जो यहाँ के नौजवान युवक युवतियों को यहीं रोजगार मिले। तो ये मेरे प्रमुख 2 चीज़ें हैं इस क्षेत्र के लिए, लालढांग न्याय पंचायत की तरफ। और एक ये नदियों का क्षेत्र है। कई बार क्या होता है, ये
अवैध खनन के लिए बड़ा बदनाम क्षेत्र है और राजनीतिक लोग और अधिकारी भी इसमें अवैध खनन में लिप्त रहते हैं। और उस तरीके से क्या होगा, जो जरूरतमंद आदमी है, जिसका हक है, उस खनिज संपदा पर उसका हक है, वो आदमी वंचित है। और दूसरे राज्यों और दूसरे जिलों से लोग आके यहाँ अवैध खनन करते हैं, तो उसके खिलाफ भी हम लोग समय समय पर आवाज उठाते हैं। मैंने उसकी भी महसूस की कि कोई खनन की पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जिससे उसका लाभ यहाँ के जो लोग हैं उनको मिले। क्योंकि जब नदियों में बाढ़ की स्थिति बनती है या बरसात के समय में नुकसान झेलते हैं तो यहाँ का आदमी झेलता है। वो तो उस समय तो कोई भी खटीमा से या काशीपुर का आदमी आकर उसको झेलता नहीं है, लेकिन उस संपदा से माल कमाने के लिए देहरादून, धारचूला और खटीमा तमाम तरह से लोग आ जाते हैं। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो ये हमारा मुद्दा है कि खनन नीति यहाँ के स्थानीय लोगों को ध्यान में रख के बनाई जानी चाहिए। अभी एक लगभग 15-20 दिन पहले मैं एक साथी से मिलने चला गया, तो उसने कहा कि मेरा ट्रैक्टर चल रहा है निगम के गेट पे, तो मैं वहाँ चला गया। वन निगम जो ये अपना खनन कराते हैं और जो चुगान कराते हैं नदियों में, गंगा में। तो मैंने ऐसी जिज्ञासावश पूछा कि भाई रॉयल्टी जो कटती है वो कितने रुपए क्विंटल जाती है? तो उन्होंने मुझे कहा कि निगम का जो रॉयल्टी का रेट है वो 21 रुपए क्विंटल है और 5 रुपए क्विंटल, 5.5 रुपए क्विंटल उसमें वन विभाग का कटता है। उसके बाद 5 या 6 रुपए क्विंटल उसकी भराई है, जो लेबर भरती है। और जब मैंने उसका टोटल हिसाब जोड़ा और उसका तेल का खर्चा, ड्राइवर खर्चा, तो मैंने ये पाया कि ट्रैक्टर ट्रॉली से जो वन निगम में यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को उनके ट्रैक्टर की किस्त और टैक्स भी पूरा नहीं पड़ेगा, मेंटेनेंस भी पूरा नहीं पड़ता है। जितनी वो मेहनत करते हैं, जितना इन्वेस्ट करते हैं, उस हिसाब से उनकी बचत बहुत कम है। एक सवाल मेरा और है, और क्योंकि वक्त भी धीरे धीरे हो रहा है, तो मेरा एक सवाल है कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में जो मौजूदा विधायक ने अभी तक ध्यान ही नहीं दी? एक तो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, दूसरा इंडस्ट्री से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तीसरा इस पूरी विधानसभा में यहाँ के स्थानीय विधायक जो 10 साल से विधायक और इस समय तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के बाद दूसरे सबसे पावरफुल मंत्री हैं, जो वो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ना कोई ITI यहाँ बनाई, ना कोई यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया, ना कोई यहाँ मैनेजमेंट कॉलेज बनवाया, ना कोई यहाँ एजुकेशन के डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, कोई ऐसी व्यवस्था उन्होंने नहीं की है जिससे यहाँ के नौजवानों को शिक्षा अच्छे रूप में अच्छी शिक्षा मिल सके। एक तो अच्छी शिक्षा मिलना यहाँ के छात्रों को बहुत जरूरी है, दूसरा सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य सेवाएं, और तीसरा जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को रोजगार की समस्या सबसे बड़ी है। एक सबसे बड़ी जो चौथी मैं समस्या समझता हूँ वो है किसानों को जो जंगली जानवर जो उनका नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए कोई आज तक स्थायी समस्या का समाधान नहीं ढूंढा गया है। कई बार योजनाएं आती हैं कि तार बाड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें ये अधिकारी और सब विभाग मिल मिला के सब अपना आपस में दाल बट्टा कर लेते हैं, लेकिन जमीन पे एक मजबूत स्ट्रक्चर उसको लेकर कभी नहीं बनाया गया कि हाथियों से कैसे किसानों की फसल को बचाया जाए, जो जंगली जानवर हैं उनसे किसानों की फसल को कैसे बचाया जाए। तो ये चीजें हैं। दूसरा, एक जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हमारी, तो हमने लालढांग को उप तहसील बनाने की घोषणा की थी। जब सरकार बदली तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे 5 साल निकाले और उस उप तहसील वाली फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया, उस काम को नहीं किया। एक आप कभी गए हो लालढांग के पास एक आर्यनगर और रसूलपुर को जोड़ने के लिए एक झूला पुल की घोषणा स्वामी जी ने पिछले साल की थी जब चुनाव लड़े थे 2017 में, कि मैं 6 महीने के अंदर झूला पुल का निर्माण कराऊंगा। आज तक उसका कोई पता सता नहीं है, कोई उसका पिलर नहीं लगाया गया, कोई उसका काम नहीं हुआ, कोई शासन आदेश नहीं हुआ, कहीं कोई वित्त स्वीकृति नहीं मिली। तो राजनीतिक लोग यहाँ की जनता को केवल और केवल प्रलोभन देकर और फिर उसके बाद भूल जाते हैं, कभी उसको नहीं करते हैं, ये लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं 4-5 जिनको लेकर हम लोग लोगों के बीच में हैं। और ये आश्वासन भी मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और क्षेत्र की जनता ने मुझे वो ताकत देने का काम किया, तो मेरी जो प्राथमिकता ये होगी, सबसे पहले इन समस्याओं का समाधान, जो प्रमुख 4-5 समस्याएं, इनको समाप्त किया जाना चाहिए। राजीव जी, मेरा आखिरी और अंतिम सवाल यह है कि जिस तरह से युवा राजनीति में आ रहे हैं, उससे किस तरह से मॉडल बदल रहा है? मतलब ये कहा जा सकता है कि युवाओं के आने से
क्या राजनीति में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या फिर जिस तरह से पहले राजनीति चलती आ रही है वही राजनीति आगे देखने को मिलेगी? बहुत बढ़िया सवाल आपने शोभित जी किया है। और आप आज ये महसूस भी कर रहे होंगे कि हरिद्वार ही नहीं, पूरे देश के अंदर आज का जो नौजवान है, पढ़ा लिखा युवा नौजवान है, वो राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी उसने शुरू कर दी है। और मैं इसको पॉजिटिव वे में देखता हूँ। मैं इसको इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए सुनहरे भविष्य के रूप में देखता हूँ कि आज का जो नौजवान है वो सवाल करना सीख गया है। चाहे उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद ले रहा हो, चाहे वो सोशल मीडिया की मदद ले रहा हो। जी। आज अब आधुनिक युग में हम आ गए हैं और हमें उसमें बदलाव करने की जरूरत है। कई बार हम राजनीतिक पार्टियां सोचती थी कि भाई ये वरिष्ठ है, पुराना नेता है, 70-75 साल एज हो गई है उनकी, उनको हम लोग लड़ाए जा रहे हैं, फिर वो हार जा रहे हैं, फिर लड़ाए जा रहे हैं, फिर हारे जा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर आप देखिए, जब आम आदमी पार्टी ने इस युवाओं की नब्ज को जो पकड़ लिया तो एक तरफ से उन्होंने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। और आज दिल्ली के अंदर जितने विधायक हैं उनमें से 70-80% नौजवान हैं, युवक युवतियां हैं, और जिनका राजनीति में कभी उन्होंने अपना एक ये नहीं है कि वो एक नेता की बच्चे रहे हैं या उनका राजनीतिक बैकग्राउंड रही है लेकिन जब उनको मौका मिला उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और आज राजनीति की में अगर जो आपने सवाल किया कि जिस तरीके से नौजवानों का रुझान राजनीति की तरफ हो रहा है, इसका देश को जरूर फायदा होगा। एक बार जब मैं छोटा सा था, मेरे याद है 1984 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो पूरी दुनिया में हल्ला मचाता था कि एक बड़ा नौजवान देश का प्रधानमंत्री बना है। और आज इस 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और जो हम दुनिया की तरक्की करने वाले विकसित देशों की दौड़ में अगर हम कहीं उनके बराबर चल रहे हैं तो वो उस युवा सोच राजीव गांधी जी की सोच थी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर यहाँ आए, कंप्यूटर लेकर आए, मोबाइल लेकर आए, जिस कारण से आज हम पूरी दुनिया को घर बैठे हुए गूगल के माध्यम से या नेट के माध्यम से सब चीज को समझ लेता है हमारा नौजवान। और आज सब उसे जानकारी प्राप्त करने के बड़े आसान तरीके राजीव गांधी ने दिए, जिस कारण से इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से भारत आज दुनिया को टक्कर दे रहा। ये राजीव गांधी की सोच थी, उससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा, ना उनके बाद उसको आज उस रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन उसको बढ़ाने के रास्ते पे नहीं सोच पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आपका सवाल भी अच्छा था कि नौजवान अगर राजनीति की तरफ आ रहे हैं तो देश कहीं बदलाव, देश की राजनीति में एक ईमानदारी भी आएगी और एक धार भी पैदा होगी। जब नौजवान आता है उसके अंदर एक जो उम्र में एक उम्र होती है व्यक्ति की, उस उम्र में जो काम करने का जज्बा होता है, समाज में सेवा करने का जज्बा होता है, वो इसी उम्र में होता है। और वो इस समय अगर राजनीति में नौजवान आएंगे तो वो जन सेवा के लिए राजनीति जन सेवा की तरफ मुड़ेगी, ना कि स्वयं सेवा की तरफ मुड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ राजीव चौधरी जी, जो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से प्रमुख दावेदार हैं और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी हैं। शोभित वर्मा, आईफा, हरिद्वार।